जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। दोस्तों आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं किस अनुच्छेद के तहत उन्हें भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, उनकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या है, सब पे डिटेल में बात करूँगा। तो देर ना करते हुए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं बात करूंगा भारत के राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक में। दोस्तों मैंने क्या कहा, रिपीट करता हूं, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है। दोस्तों संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, इतने सारे लोग आते हैं। दोस्तों इसे ध्यान से आप लोग नोट करते जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति हर एक एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, बिना इनके पूरा नहीं होगा, वो एग्जाम जरूर पूछा जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी आते हैं संघ की कार्यपालिका में। दोस्तों इतने ही लोग आते हैं। मैं आज बात करूंगा किस पर, राष्ट्रपति पर बात करूंगा। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी के बारे में एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको बताने का प्रयास करूँगा। आज मैं सिर्फ राष्ट्रपति को बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 52 से 78 तक में क्रम वाइज बताऊंगा। ऐसा नहीं पहले निर्वाचन बताऊं फिर शक्तियाँ बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले आपको 52 बताऊंगा, 53 बताऊंगा, 54 बताऊंगा, 55, ऐसे बताते बताते 78 तक बताऊंगा, क्रम से बताऊंगा। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का ये प्रतीक होता है राष्ट्रपति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 52 से 78 मैंने कहा था बताऊंगा क्रम से, तो आइए चलते हैं अनुच्छेद 52 की ओर। दोस्तों अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, भारत का राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है अनुच्छेद 52 में, कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालक शक्ति उसमें निहित होगी। कौन कौन सी शक्तियां निहित होंगी, संघ की कार्यपालक शक्ति निहित होंगी। तो कौन कौन सी शक्तियां निहित होंगी, आइए देखते हैं। पहला है कार्यकारी शक्ति, क्या है, कार्यकारी शक्ति। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। तीसरा है वित्तीय शक्ति। चौथा है न्यायिक शक्ति। पांचवा क्या है, कूटनीतिक शक्ति। दोस्तों छठवां है सैन्य शक्ति और सातवां है आपातकालीन शक्ति। इन सब शक्तियों पर मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कार्यकारी शक्ति के बारे में। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कार्यकारी शक्ति के बारे में। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति की फर्स्ट कार्यकारी शक्ति के बारे में। तो कार्यकारी शक्ति फर्स्ट में कहा गया है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। दोस्तों जितने भी शासन संबंधी कार्य होते हैं, जैसे कि अगर हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति होती है, सहमति होती है, तभी वो बाहर जाते हैं। दोस्तों और जैसे कि कोई भी अनुदान लेना हुआ बाहर से, तो बिना उनकी सहमति से ना लिया जाता है ना दिया जाता है। सब कुछ उनकी सहमति से, एग्रीमेंट से होता है। ठीक है, तो वही कहा गया कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी काम उसके नाम पर किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। दोस्तों जितनी भी नीतियाँ बनती हैं सब इनकी परमिशन से बनता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरी पोजीशन पे। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वो उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ये उसके प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी काम करते हैं कि जब चाहे तब महान्यायवादी को हटाया जा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है। दोस्तों ठीक है, बिना किसी ठोस कारण के नहीं, कोई ठोस कारण वजह होनी चाहिए, उसके कारण उसी के आधार पर हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरी पोजीशन। तीसरा क्या है, भारत महानियंत्रक, भारत के महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के सदस्य आदि की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में कहा गया है। चौथी में क्या कहा गया, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं राष्ट्रपति महोदय। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, दूसरा है विधायी शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति में मैं दूसरे विधायी शक्ति बता रहा हूँ, अनुच्छेद 53 के तहत ये आता है कार्यकारी शक्ति। दोस्तों शक्तियाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। आज जो मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दूंगा, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों तो इसी प्रकार से एक भी विद्यार्थी नहीं छूटना चाहिए। इतना शेयर कर दो दोस्तों को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों बनी रहिए अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला। आपको राष्ट्रपति से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये वादा है आपसे। दूसरा है विधायी शक्ति, मैं सब कुछ बताऊँगा दोस्तों इसमें।
आप बस धैर्य रखिए। विधायी शक्ति दूसरा है, इसमें क्या विधायी शक्ति क्या क्या है कि संसद की बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति, विघटन कर सकता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है। यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन से अंडर किया हुआ देख लीजिए यहाँ पर, क्यों किया है, क्योंकि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता नहीं करता। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इस समय, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। दूसरा है वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है। ठीक है। तीसरा है वह लोकसभा में 2 अग्र भारतीयों का मनोनीत करता है। चौथा है महानियंत्रक लेखा परीक्षक यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है संसद के समक्ष रखता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालक शक्ति में राष्ट्रपति की जो तीसरी वित्तीय शक्ति है, क्या है, इसमें क्या कहा गया है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। दूसरे पर चलते हैं, तो केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है राष्ट्रपति। तीसरा क्या है, अनुदान की राशि उसके आज्ञा के बिना नहीं लिया जा सकता या नहीं जारी किया जा सकता। ठीक। चौथा है कि राज्य व केंद्र के मध्य वित्तीय या राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग गठित करता है राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, ये वित्तीय शक्तियाँ हो गई दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा चौथा है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति महोदय की जो न्यायिक शक्ति है उसमें क्या कहा गया है कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वह उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, वह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अगर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति महोदय को सलाह देता है कि आप ये करिए, जरूरी नहीं कि वो मान जाए, जरूरी नहीं कि वो इसकी सलाह को माने, यह आवश्यक नहीं है। इस पर उच्चतम न्यायालय कुछ भी कर भी नहीं सकता है, सिर्फ सलाह दे सकता है दोस्तों। आइए चलते हैं दूसरे, किसी भी व्यक्ति को अपराध से निलंबित या क्षमा कर सकता है, विभिन्न दंडादेशों से मुक्त कर सकता है। इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी न्यायिक शक्ति के बारे में सिर्फ इतना ही। आगे बढ़ते हैं। 5वां कूटनीतिक शक्ति किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, बट हालांकि संसद की अनुमति इसमें आवश्यक है दोस्तों। आते हैं 6वें सैन्य शक्ति के मामले में, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख माने जाते हैं। वह युद्ध या समाप्ति की घोषणा कर सकता है, संसद की अनुमति की आवश्यकता इसमें होती है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति क्या क्या होता है, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में लग रहा हो कि हमारा देश युद्ध वाह अशांति फैल रही है दोस्तों, बाहर से कोई आक्रमण हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय शासन तब लगता है जब देश में संविधान असफल हो जाता है, संविधान का वायलेशन होता रहता है, तो इस पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। संवैधानिक असफलता के कारण, संवैधानिक तंत्र की असफलता के कारण लगता है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 या 365 के अनुसार लगता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल हो तो अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल लग सकता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की वीटो पावर में कहा गया है कि संसद से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राज्यसभा लोकसभा विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है अधिनियम बनने के लिए, एक्ट बनने के लिए। तो क्या होता है, अनुच्छेद 111 के अनुसार दोस्तों, याद कर लीजिए, अनुच्छेद 111 के अनुसार अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पहला विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, दूसरा स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। सबसे खतरनाक ये वाला होता है दोस्तों, अगर स्वीकृति सुरक्षित रख लिया तो रख लेगा, फिर विधेयक को ना लौटाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग, फिर भी अपने आप असफल हो जाएगा, बन नहीं पाएगा अधिनियम। और तीसरा होता है संसद के पुनर्विचार है तो लौटा सकता है कि फिर से इस पर विचार कर लीजिए आप क्या करना है। ये दोनों सही है, लेकिन ये सबसे खतरनाक होता है स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, इसमें अधिनियम असफल हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में दोस्तों। जब कोई विधेयक के पास जाता है तो क्या कर सकते हैं, देखिए अत्यंतिक वीटो के तहत राय को सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तों। कोई निर्णय नहीं, राय को सुरक्षित रख लेंगे, निर्णय इसमें देना पड़ेगा कि राय को कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। विशेषित वीटो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है, अमेरिकन राष्ट्रपति, इंग्लैंड के राष्ट्रपति महोदय के पास होगा दोस्तों, लेकिन ब्रिटेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास होगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास में विशेषित वीटो पावर नहीं दी गई है दोस्तों। तीसरे पर आते हैं निलंबनकारी वीटो, कि विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है। अगर वापस लौटाते हैं फिर से विचार करिए तो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है। चौथा है पॉकेट वीटो, जो ये भी बहुत ही खतरनाक माना जाता है। कोई निर्णय नहीं देंगे, अपने आप समय रहते खत्म हो जाएगा, कोई निर्णय ही नहीं देंगे, अपने आप सुरक्षित रख लेंगे तो अपने आप विधेयक जो है असफल माना जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, मैंने बताया अनुच्छेद 52-53 राष्ट्रपति महोदय के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 54-55 के बारे में। तो अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कौन कौन वोट करेंगे, आइए देखते हैं। पहला होगा अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। ठीक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। ठीक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट है कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित होंगे विधानसभा में, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा में, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो मनोनीत होंगे वो नहीं, सिर्फ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अब देखते हैं कि एक विधायक की मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
का कुल सदस्य इंटू 1/1000 कर देंगे, एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक संसद सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है, कैसे निकालेंगे? सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको राष्ट्रीय कोई भी समस्या नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट से तो आप कर ले जाएंगे। बने रहिए अंत। देखिए मैंने आपको बताया 55 के बारे में, मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 56, 57, 58। तो 56 में क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है दोस्तों कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जब तक इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो जाता तब तक बने रहते हैं, लेकिन मान लीजिए 5 वर्ष तक का होता है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि पुनर्चुनाव के लिए अर्हता दोस्तों, पुनर्चुनाव के लिए अर्हता जो वर्तमान पद पे है वही अर्हता होगी। ठीक। अनुच्छेद 58 है कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो देखिए अर्हता या योग्यता में कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो दोस्तों। अगर आप 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो भारत के राष्ट्रपति बनने के योग्य हो चुके हैं दोस्तों। तीसरा है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो आप। ठीक। चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई भी लाभ का पद, कोई मंत्री मिनिस्टर किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पांचवा है 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक आरबीआई में 15,000 रुपये जमात राशि के रूप में जमा करनी होगी। अब ये 15,000 रुपये कब जब्त होगी? देखिए डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाते हैं मत, तो आपकी ये जो 15,000 रुपये आरबीआई में जमात राशि जब्त हो जाएगी दोस्तों। इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा होती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं। हम 59, 60, 61 के बारे में बताऊंगा। 58 तक मैंने बता दिया। मैं स्टेप बाय स्टेप क्रम से बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो सके, माइंड में बना रहे आपके। तो 59 में क्या कहा गया? राष्ट्रीय कार्यालय के दशाएं। ठीक। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, कई बार आपने शपथ करते हुए देखा है, वो कहते हैं कि मैं श्रद्धापूर्वक संविधान का पालन करूँगा। ठीक। संविधान का पालन करूंगा, ये सब चीज़ें कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण में ये सब चीज़ें कही जाती है, आपने देखा हो कई बार। अनुच्छेद 61 बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होगी, आइए देखते हैं महाभियोग के बारे में। तो संविधान के उल्लंघन पर इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा से, किसी भी सदन में आप स्टार्ट करिए, लेकिन 14 दिन पूर्व नोटिस देने के बाद में दोस्तों। ठीक। और किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग आज तक नहीं लगा है, जानकारी बता दूं, किसी भी राष्ट्रपति पर आज तक महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 62, 65, 71, 72 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की रिक्त पद की पूर्ति के चुनाव का समय दोस्तों। ठीक। अब 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अगर राष्ट्रपति किसी भी कारण से त्याग पत्र देते हैं या मृत्यु के कारण की मौत हो जाती है दोस्तों, किसी भी कारणों से मौत हो जाती है, तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति इनके पद पर बने रहेंगे, मतलब उपराष्ट्रपति इनका कार्यभार संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनका कार्यभार संभालेंगे दोस्तों। आइए अनुच्छेद 71 की तरफ देखते हैं। लेकिन जो भत्ते इन्हें प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति को, सब उपराष्ट्रपति को मिलेंगे, और जो संभालेंगे जिसकी मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे तो उन्हें सारी सुविधाएं या भत्ते मिलते रहेंगे, वेतन मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 71 की तरफ। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी मामले हैं सब सर्वोच्च न्यायालय में निपटाए जाएंगे दोस्तों, और किसी भी न्यायालय में नहीं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में। आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कितने प्रकार की है, देखते हैं। पहला है क्षमा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्ति है। पहला है क्षमादान, पहला है क्षमा। दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है क्षमा फर्स्ट में, दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। आते हैं दूसरे पर लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है दंड का स्वरूप कम करके मृत्युदंड को कम कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। जैसे कि दंड का स्वरूप कम मतलब मृत्युदंड दिया गया है, उसे कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है परिहार। परिहार का मतलब है कि दंड की प्रकृति कम किए बिना, दंड की प्रकृति कम नहीं होगी। 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर, मतलब कठोरता जो है, प्रकृति जो है कम नहीं होगी। 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। चौथे पर आते हैं विराम। विराम का मतलब होता है सजा कम करना, शारीरिक अपंगता और गर्भावस्था के दौरान सजा को कम कर दिया जाएगा, यही है विराम। पांचवा है प्रविलंबन का मतलब होता है मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाएगी दोस्तों, मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाएगी। प्रविलंबन में कहा गया है कि क्षमा याचना के लिए समय देना, आरोपी को क्षमा याचना के लिए समय देना, उसके मृत्युदंड पर रोक लगा दी जाएगी प्रविलंबन में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 72 के बाद वाले अनुच्छेद पे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 74 के बारे में। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श और सहयोग प्रदान करता है। मंत्रिपरिषद से ही राष्ट्रपति अपना कार्यभार करता है, ये इनके अधिकारी होते हैं दोस्तों। अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति अपना कार्यभार करता है, कार्य करता है। तो मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श सहयोग प्रदान अनुच्छेद 74 में कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान मंत्रियों के वेतन नियुक्ति कार्यकाल का समय निर्धारित करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार कहा गया है, ये इसकी प्रसाद पर्यंत मंत्री काम करते हैं दोस्तों।
अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 क्षेत्र में कहा गया कौन है समय के वेणुगोपाल जी, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, देख लीजिएगा। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि क्या है कि सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन इनके नाम पर किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, मैंने आपको बताया इससे पहले। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व होगा। प्रधानमंत्री कोई भी योजना बनाते हैं पहले राष्ट्रपति को सूचित करें हाँ मैं ये इस योजना पर काम कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो वही कहा गया है राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व अनुच्छेद 78 में कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण कुछ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 85 में कहा गया कि संसद के सत्र सत्रावसान को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। आगे आते हैं अनुच्छेद 111, मैंने इससे पहले भी बताया कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति होती है। अनुच्छेद 111 के तहत जो बिल होता है इनके पास जाता है, उस पर स्वीकृति रख सकते हैं, उसे वापस लौटा सकते हैं, कोई निर्णय नहीं दे सकते। तीन एक्शन होता है इनके पास। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 112 के तहत संघीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के पटल पर रखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इस पर मैं अभी बताऊंगा यहाँ पर। अनुच्छेद 143 कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय किससे सलाह लेने की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं ये, लेकिन जो ये सलाह देंगे उन पर बाध्यकारी नहीं है, उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं हो सकते दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो क्यों अध्यादेश जारी होता है। अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि अध्यादेश जारी हो कैसे, संसद के दोनों सदन अगर चलन में नहीं है और कानून बनाना जरूरी है दोस्तों कुछ समय के लिए, तो क्या करते हैं कि उस पर अध्यादेश जारी कर देते हैं, वो कानून की तरह ही मान्य होता है, ठीक। लेकिन जब संसद का चलन स्टार्ट हो जाता है तो उसे कानून बना लिया जाता है दोनों सदन में पास करा के। अगर सदन नहीं चल रहा है तो संसद के दोनों सदन को नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं दोस्तों, वापस लेने का समय कभी भी उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर संसद सदन चल रहा है तो उसे जो अध्यादेश है इसे उसमें जा करके सदन में कानून के रूप बनवाया जा सकता, मतलब कानून में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 के बारे में। राष्ट्रपति का टोटल चैप्टर क्लोज हो चुका है दोस्तों। पूरी तरह से मैंने आपको पूरा निचोड़ ला करके रख दिया है राष्ट्रपति संबंधी। अगर आप इसे पूरा वीडियो देख लेंगे दोस्तों तो गारंटी मैं कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन राष्ट्रपति जो मैंने पढ़ाया इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, कोई भी एग्जाम ऑल टोटल। तो दोस्तों विश्वास है कि मैंने आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।